साल से उस चीज में है। उसने इस किताब को पकड़ा, देखा और फिर वो रोने लगी और वो बहुत देर तक रोती रही। इस रोने में भी भाषा है और इस भाषा के लिए कई मायने हैं। तो भाषा वो है जो दिल से दिल तक जाती है। फिर अब मैं बात की छोर को और उसकी टोन को बदलूंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जनरेशन्स हैं। एक प्रोग्राम आता था, एक गानों का कार्यक्रम आता था, चित्रहार। आप सबको याद होगा, जो आगे बैठे हैं उन सबको याद होगा, जो यहाँ है उन्हें भी याद होगा। बच्चों को पता है चित्रहार नाम की कोई चीज़ आती थी दूरदर्शन पर? अभी भी आती है क्या? अब नहीं आती? अच्छा, तो चित्रहार में क्या होता है? फिल्मी गाने। अच्छा, तो बहुत साल पहले जब दूरदर्शन ने अपनी यात्रा शुरू की, और अभी हमने 15 सितंबर को उसका यादगार दिवस मनाया, जिसे ब्रॉडकास्टिंग डे बोलते हैं। तो ये जब देखा जा रहा था कि कौन से कार्यक्रमों की इस भारत को ज़रूरत है, तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ऐसे कई कार्यक्रम बनाए गए जो शिक्षा और सेहत से जुड़े थे, हमारे सरोकारों से जुड़े थे। और उसी के साथ शुरू हुआ चित्रहार, क्योंकि मीडिया का मतलब है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन भी दे, एजुकेशन भी दे और एंटरटेनमेंट भी हो। तो एंटरटेनमेंट में आया चित्रहार, लेकिन उसका तो सीधा ताल्लुक उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया। किसी को मालूम है कैसे? कोई स्टूडेंट जानता हो? गाने सुनते हुए आप शिक्षित कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद से एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि वो जो दौर था भारत में शिक्षा के प्रसार प्रचार का दौर था। बहुत बड़ी तादाद में उस समय हमारे देश में लोग अर्धशिक्षित थे या अशिक्षित थे। तो उन्होंने किया ये कि जब गाना चलेगा तो साथ में शब्द चलेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई फेवरेट गाना किसी का कौन सा है बताओ? कोई अच्छा सा गाना जो आपको बहुत पसंद है? कोई तो पसंद होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सपोज ये आप चल रहा है एक भजन के तौर पर, साथ में लिखा आ रहा है इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो शक्ति की स्पेलिंग क्या होगी, बहुतों को उसे देखकर पता लगी। और इतनी शक्ति हमें देना दाता जब आप पढ़ रहे थे, देखना और पढ़ना जब जुड़ जाता है तो आपकी भाषा भी समझ जाती है, आपका बोलना भी समझ जाता है और आपको चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। 90 के दशक में टेलीविजन आया। जब मैंने पहली बार टेलीविजन देखा तब मैं 10 साल की थी और छोटी उम्र में मुझे ग्लैमर से जुड़ने का मौका मिला, टीवी के आगे आते रहने का मौका मिला और एशिया की सबसे कम उम्र की एंकर बनने का मौका मिला। लेकिन बहुत दिनों में मुझे पता लग गया कि कैमरा के आगे की जो दुनिया है वो मेरे बहुत ज़्यादा काम की है नहीं। तो 90 के दशक में जब मैं एक टेलीविज़न चैनल में थी और नया नया चैनल्स आने लगे थे, तो तब टेलीप्रॉम्प्टर में हिंदी को अंग्रेज़ी में लिखा जाता था, क्योंकि बहुत सारे एंकर हिंदी नहीं पढ़ पाते थे। तो अब एक समाचार था, उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश के जंगल में बहुत सारी लकड़ियों को काट दिया गया और जला दिया गया। तो एंकर ने पढ़ा मध्य प्रदेश के जंगल में बहुत सारी लड़कियों को काट दिया गया और जला दिया गया। एंकर महाशय तो खबर पढ़ के आ गए न्यूज रूम में। तब तक 50 फोन आ चुके और एडिटर बेचारा बौखलाया हुआ, उसने एंकर को बुलाया, बोला तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? बोला क्या बोला? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला भाई तुम्हें बोला था लकड़ियां जलाई, तुमने बोला लड़कियां जला दी। बोला सो व्हाट, फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये तब की बात है जब व्हाट्सएप नहीं आया था। और आप आज देखिए, जो आपकी जनरेशन खास तौर पर है और हमारी जनरेशन थोड़ी कम, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बिजी रहते हैं? व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप में आप कौन सी भाषा सीखते हैं? मेरे पास कई बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने, तो मैं उन्हें एक छोटा सा काम देती हूँ कि भाई बस बड़ा की कहाँ होता है, क में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा, ये सही लगाकर 3 पंक्तियाँ लिख दो। वो 3 पंक्तियाँ लिखने वाले 90% फेल हो जाते हैं और वो कहते हैं हमने जो लिखा सही लिखा और मैम यही चल रहा है। यही चलता के चक्कर में, क्योंकि आपको लगता है टेलीविजन में वही चल रहा है तो वही चलेगा, चलता वो नहीं है। चलता और टिकता वही है जो सही होता है।
तो मुझे यही कहना था, सुधाकर जी हर साल बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और मैं हैरान ये रहती हूँ कि इनकी रिसर्च वाकई बड़ी सॉलिड है। कई बार ये मेरे बारे में मुझे ऐसा कुछ बता देते हैं जो मुझे याद ही नहीं होता, और सही बताते हैं। गूगल बाबा के अकेले उस पर डिपेंड नहीं करते। करीब 3-4 साल पहले मुझे किसी ने कार्यक्रम के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि हमारे बीच वर्तिका नंदा हैं और ये मुख्य अतिथि हैं और ये बोलेंगी, और इनकी किताब आई है, बहुत पॉपुलर किताब है, तिनका तिनका पहाड़। उन्होंने 2 बार बोला, 3 बार बोला, तब तक तो मेरे दिल के अंदर के सारे पहाड़ टूट गए। तो मैंने जब बोलना शुरू किया, मैंने कहा भाई मैंने पहाड़ नहीं लिखा, मैंने तिहाड़ लिखा। तिहाड़ एक जेल है दिल्ली में, आप भी दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में, तिहाड़ एक जेल है। तो उन्होंने कहा नहीं, गूगल में ही लिखा था तिनका तिनका पहाड़। अरे भाई किताब मैंने लिखी क्या आपने? और गूगल में किसी ने डाल दिया होगा, कोई अति विज्ञानी समझदार कोई होगा, उसने लिख दिया होगा पहाड़। लेकिन जब आपको खुद ही लिखने वाला बता रहा है कि तिहाड़ लिखा है तो तिहाड़ी होगा। तो आप लोग जिस दुनिया से जुड़े हैं उसमें आपके पास बहुत चुनौती है। एक तो है किताबों की दुनिया, जिसके साथ आपका वास्ता कभी कभी पड़ेगा। ज़्यादा आप उससे शायद ना जुड़ें, क्योंकि आपको लगता है किताब काम की नहीं है, लेकिन असल में सबसे काम की वही है। फिर है आपका स्कूल, और सरकारी स्कूल में पढ़ना, असल में किसी भी स्कूल में पढ़ना बड़ी बात है, क्योंकि आप इसके बारे में उनसे पूछिए जिन्हें आज भी स्कूल जाना नहीं मिल रहा। और कुछ ऐसे बच्चों के बारे में पढ़िए जो आज भी तैर कर जाते हैं स्कूल पढ़ने, आज भी लैंप पोस्ट के नीचे रात को पढ़ते हैं, आज भी उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि उन्हें नई यूनिफॉर्म लाकर हर साल दें और नई किताबें लाकर दें। ये वो वाले बच्चे हैं जिनके पैर पर जो जूता है वो फटा हुआ है। और वहीं पर शिक्षक की भी जिम्मेदारी कम नहीं है, क्योंकि शिक्षक पर एक बड़ी जिम्मेदारी इस नई जनरेशन को संभालने की है, जिससे अगर डांट दिया तो वो नाराज हो जाएगी, और वो नाराज हो जाएगी फिर कहेगी टीचर ने तो मुझे डांटा। आप उस पीढ़ी से शायद नहीं हैं जहाँ टीचर ज़बरदस्त पिटाई करता था, और घर जाने पर जब बच्चा बताता था कि मैम ने आज मारा, तो मम्मी और पिटाई करती थी कि बेटा तुमने कुछ ऐसा किया होगा तभी पिट कर आए। और वो पिटकर जो जनरेशन निकली वो भी अलग जनरेशन थी, आपकी अलग जनरेशन है। लेकिन अगर आप वाकई आके जानना चाहते हैं तो टीचर आपको जो कहे उस पर नाराज़ मत होइए। टीचर का आप पे अधिकार है, तभी उसने कहा। जिस दिन वो आपसे नाराज़ हो जाएगा वो आपको बताना छोड़ देगा। टीचर अपनी नाराज़गी को एक ही तरीके से इजहार करता है, वो आपको ये नहीं बताएगा आपने कहाँ गलती की। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और अपनी बात का अंत करूंगी। एक छोटा सा बच्चा, उसने अपने पैसे जोड़ने शुरू किए। जब 14 बरस का हुआ वो पहली बार एयरपोर्ट गया। उसे विदेश यात्रा पे जाने का बड़ा शौक था। तो वो बच्चा बैठ गया और टिकट उसने ली, और अब जब बोर्डिंग का टाइम आया तो वो बड़े उत्साह के साथ और उसने अपना बैग उठाया और बड़ी उसमें खुशी तैरी कि आज मैं पहली विदेश यात्रा पे जाने जा रहा हूँ। लेकिन तभी उसने देखा कि टिकट ही नहीं मिल रही। उसने सब तरफ ढूंढा और टिकट गायब, और वो परेशान, वो रोने लगा। उसके साथ एक महिला बैठी थी। महिला ने उसे देखा, उसके उत्साह को भी देखा, रोना भी देखा। तो महिला ने जब पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। तो उस महिला ने कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, टिकट मिल जाएगी। तो बच्चे ने कहा ऐसा कहना बहुत आसान है, अब टिकट क्या मिलेगी, जिंदगी भर के पैसे थे। तो 14 साल के बच्चे के लिए तो 14 ही साल की जिंदगी बहुत है। उसने कहा कि इतने पैसे जोड़े थे और टिकट अब छूट गई, और माता पिता से अलग डांट पड़ेगी, और मेरी टिकट भी गई और मेरी यात्रा भी गई। तो उस महिला ने कहा, वो महिला टीचर थी, उसने कहा तुम एक काम करो, तुम जरा काउंटर तक जाओ, पूछ कर आओ क्या पता किसी के पास टिकट हो, किसी को मिल गई हो, उन्होंने दे दी हो। तो बच्चे ने कहा जो उसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमेशा सुना था वही, उसने कहा दुनिया बहुत बुरी है, कौन देता है किसी की टिकट, मिली होगी तो फेंकी होगी, किसी को मेरी क्या परवाह। तो टीचर ने कहा नहीं तुम जाओ जरा देख कर आओ। बच्चा उठा, उठकर चलने लगा। तब उस महिला ने देखा कि वो जो टिकट थी उसी सीट पर पड़ी थी जहाँ पर वो बैठा था। तो इस कहानी का सार ये है, जब हम चलते हैं तभी कुछ पाते हैं, जब हम बोलते हैं तभी हम सीखते हैं, जब हम लिखते हैं तभी भाषा निखरती है, और जब हम निखरने लगते हैं तो हमारी दुनिया निखर जाती है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आपकी दुनिया भी निखरे। शुक्रिया। जब उद्बोधन के बीच में तालियां ना बजे तो समझ जाना चाहिए कि
श्रोता बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। अभी उस उद्बोधन के बाद हम लोग अभी एक छोटे से सरस्वती वंदन